हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 साइंस। और ये हमारी एनसीईआरटी बुक का टॉपिक नंबर है 12.5। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सरबजीत कौर। वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडीज। एंड बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो इस टॉपिक को करने से पहले हम एक ना एक्टिविटी करेंगे, और इस एक्टिविटी को करने के लिए ये है हमारा सर्किट डायग्राम। इस सर्किट डायग्राम के अंदर हमने एक सेल यूज किया है, उसके साथ हमने यूज किया है एमीटर, ताकि हम करंट की वैल्यू को मेजर कर सके। ये एक की है, मतलब कि ये एक स्विच है जिससे हम सर्किट को ऑन और ऑफ करेंगे। अब इस एक्टिविटी के अंदर ये जो दो पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारे एक्स एंड दिस इज द वाई पॉइंट। ठीक है, तो इस एक्स और वाई पॉइंट के अंदर हमने 4 केसेस को करना है। इन 4 केसेस के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वायर लेंगे, और ये जो वायर है ये हमने लेनी है नाइक्रोम की। उसके बाद सेकंड केस में हम क्या करेंगे, ये जो हमने वायर ली थी इसकी लेंथ को डबल कर देंगे इस तरह से। तीसरे केस में हमने क्या करना है, ये जो हमारी लेंथ थी, वायर थी, इसकी थिकनेस को हमने इंक्रीज कर देना है इस तरह से, मतलब कि हमने एक मोटी वायर ले लेनी है। और जो लास्ट केस है, इसके अंदर हमने जो वायर लेनी है वो किसी और मटेरियल की लेनी है, लाइक हम कॉपर वायर ले सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एक्स वाई पॉइंट है इसके अंदर एल लेंथ की जो नाइक्रोम वायर है उसको हमने यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, की को ऑन करेंगे, मीन टू से हम स्विच ऑन करेंगे। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे उसके बाद हमने एम मीटर में करंट की वैल्यू को मेजर करना है। तो इसके बाद करंट की वैल्यू को मेजर करने के बाद हमने यहाँ से स्विच को ऑफ करना है, और हमने यहाँ पे दूसरी वायर, दूसरा केस जिसके अंदर हमने नाइक्रोम वायर की लेंथ को डबल कर दिया था, वो हमने इसके अंदर फिट कर देनी है। तो फिट करने के बाद हम स्विच ऑन करेंगे और फिर से एमीटर में से करंट की वैल्यू को मेजर करेंगे। इसी तरह हम तीसरे केस के अंदर थोड़ी थिक वायर लेंगे, उसको यहाँ पे फिट करेंगे, फिर की को ऑन करेंगे एंड फिर एमीटर की रीडिंग को नोट करेंगे। इसके बाद लास्ट का जो हमारा केस था वो था कॉपर वायर का। अब हमने इस यहाँ पर एक्स वाई पॉइंट की जगह कॉपर वायर को यहाँ पे लगा देना है। तो हम फिर उसके बाद स्विच ऑन करेंगे एंड फिर एमीटर में से करंट की वैल्यू को मेजर करेंगे। तो अब इसके अंदर हमने क्या ऑब्जर्वेशन की, तो सबसे पहले जब हमने क्या किया था, ये जो नाइक्रोम वायर है इसकी लेंथ को डबल कर दिया था, तो हमने देखा कि जो एमीटर की रीडिंग है वो डिक्रीज हो रही है 1/2 पे। मीन टू से जो करंट की वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिक्रीज। अगर करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो इसका क्या मतलब है, जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है। सेकंड जो थर्ड केस था, इसके अंदर हमने थिक वायर यूज की। ठीक है, तो थिक वायर जब हमने यूज की तो जो एमीटर की रीडिंग है वो इंक्रीज कर जाती है। अगर एमीटर की रीडिंग इंक्रीज करती है दैट मीन्स करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई। अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, राइट। उसके बाद जो लास्ट केस था उसके अंदर हमने क्या किया, उसके अंदर हम इसकी जो नाइक्रोम वायर है उसकी जगह हम क्या ले लेंगे, कॉपर वायर। तो जैसे ही हमने कॉपर वायर ली तो हमने देखा कि जो एमीटर की जो रीडिंग है वो भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। उसके एमीटर की रीडिंग फिर से क्या हो जाएगी, चेंज। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जब हम नाइक्रोम की लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो करंट डिक्रीज करता है एंड रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है। इसका क्या मतलब है कि लेंथ की इंक्रीज होने के साथ जो हमारी रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, राइट। उसके बाद जब हमने थिक वायर यूज की तब हमने देखा कि जो करंट की वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है, और रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रही है। मतलब थिकनेस का मतलब है जो उस वायर का एरिया इस वाली वायर से ज्यादा है। तो जैसे ही थिकनेस इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और उसके बाद जब हमने वायर को चेंज किया तो हमने देखा कि एमीटर की रीडिंग फिर से चेंज हो रही है। तो इन सारी चीजों से हमें क्या पता चलता है कि किन किन चीजों पर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है वो डिपेंड करती है इसकी लेंथ पे। दूसरे नंबर पर जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है एरिया पे।
और थर्ड नंबर में जो रेजिस्टेंस डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल। इसके साथ साथ एक और पॉइंट है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड करती है, वो है उसका टेम्परेचर, राइट। तो जब हमने प्रिसाइज मेजरमेंट्स की, काफी सारी मेजरमेंट्स की, तो हमें पता चला कि जो, जैसे कि मैंने अभी ऊपर भी डिस्कस किया है, कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर हम इन दोनों को आपस में ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया, इस तरह से। तो अब हमने क्या करना है, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाना है। तो जब भी हम किसी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो हमें इक्वल टू और साथ में एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, और यहाँ पर ये जो हमारा कांस्टेंट है वो हो जाएगा रो। और रो क्या होता है, दिस इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इन दैट केस, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, राइट। और यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है क्या, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। ये जो रेजिस्टिविटी होती है ये किसी भी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है, और इसके यूनिट क्या होंगे। अब इसके यूनिट को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब देखो हमारे पास पीछे जो आया वो आया हमारे पास फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से हम क्या करेंगे, रो की वैल्यू को निकालेंगे क्योंकि हमने रो के यूनिट्स निकालने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आर ए अपॉन एल। अब आर रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, ओम, एरिया के मीटर स्क्वायर, और लेंथ के क्या होते हैं, मीटर। तो यहाँ पे मीटर से मीटर कट हो जाएगा, हमारे पास इसके एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या आ जाएंगे, ओम मीटर, राइट। अब हमने देखना है कि ये जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है वो क्या होती है। अब सबसे पहले हम मेटल और एलॉयज की अगर बात करें तो उस केस के अंदर इन दोनों की जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती है वेरी लो, ठीक है। और 21 रेंज में होती है, इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻8 ओम टू 10⁻⁻6 मीटर। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो मेटल और एलॉयज होते हैं इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है बहुत ही कम होती है, वेरी लो होती है, इसलिए इनको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे कि इंसुलेटर्स हो गए, लाइक रबर हो गया, ग्लास हो गया, इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, आप इसको ना 10⁻12 लिख लीजिए टू 10⁻17, जो कि बहुत ज्यादा है। therefore they are bad conductor, mean to say they are insulators, right? Now both the resistance and resistivity of a material vary with temperature। अभी जो ये रेजिस्टिविटी होती है और जो रेजिस्टेंस होती है ये दोनों के दोनों टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती हैं, ठीक है। The resistivity of an alloy is generally higher than that of its constituent metal। अभी हमने देखा कि जो रेजिस्टिविटी होती है एलॉय की और मेटल की वो होती है वेरी लो, पर अगर हम एलॉयज और मेटल को दोनों को कंपेयर करते हैं तो उन दोनों के अंदर जो एलॉय की रेजिस्टिविटी होती है वो मेटल से क्वाइट हाई होती है, हायर होती है, राइट। इसी रीजन के कारण जो एलॉय होते हैं दे डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडली एट हायर टेम्परेचर। मतलब कि एलॉयज को अगर हम काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर भी दे दें तब भी वो बर्न नहीं करता। For this reason, they are commonly used in electrical heating devices like electric iron and electric toaster। अब ये जो एलॉयज हैं वो हायर टेम्परेचर पे भी बर्न नहीं होते, इनकी इसी प्रॉपर्टी के कारण हम इनका यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस के अंदर, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन हो गया एंड टोस्टर हो गया, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं मेटल्स की, जैसे कि टंगस्टन। टंगस्टन एक ऐसा मेटल है जिसका यूज किया जाता है फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स के अंदर, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी लो है, ये गुड कंडक्टर है और ये हायर टेम्परेचर पे भी बर्न नहीं करता। इसी तरह जो कॉपर एंड एल्यूमिनियम है उनका भी यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस में। क्यों, वो भी क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और इनके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा दूर तक पहुंचा सकते हैं। तो ये तो था सारा कुछ फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो हमने देखा किस तरह रेजिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो होप आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ क्वेरी है, कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगी और आप उनका रिप्लाई भी करूंगी। थैंक यू सो मच।